आज पहली क्लास है पंचतत्व पे आधारित हमारे जीवन के गुण रहस्य। क्या क्या रहस्य हो सकते हैं पंचतत्व से संबंधित, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और आप क्या क्या जानना चाहते हैं पंचतत्व के अकॉर्डिंग, आप क्या क्या लेना चाहते हैं, ये भी मायने रखता है ना। आप क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या लेना चाहते हैं, तो कुछ आपको थोड़ा सा हिंट देंगे किस किस दुनिया में जो है आप पंचतत्व का यूटिलाइज करना चाहते हैं। पहली शुरुआत होती है पंचतत्व का, जो निर्माण हुआ होगा वह किस तरह से हुआ होगा। एक फिलोसफी के अनुसार, एक दर्शन के अनुसार, एक सोचने के अनुसार क्या क्या हुआ होगा, उसके आधार पे पहले इसके क्रिएशन को समझा जाए, फिर इनके जो है डिस्ट्रक्शन को समझा जाए, फिर इनके कंट्रोलिंग को समझा जाए। सेम वही प्रक्रिया हमारे शरीर में भी होती है, प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसी तरह से हमारे शरीर में भी होती है। तो पंच तत्वों में पहला जो तत्व हमारा बनता है वह बनता है आकाश। आकाश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है खाली जगह, स्पेस, अंतरिक्ष, जिसके विभिन्न नाम से परिभाषित हो सकते हैं। तो आकाश का जनरल आम बोलचाल की भाषा में जब हम लोग देखेंगे तो वह स्पेस से संबंधित तत्व के बारे में बातचीत हो रही है, खाली जगह के बारे में ये बातचीत हो रही है। उस खाली जगह का जब टीसीएम में इसको कन्वर्ट किया जाता है तो इसके नामकरण में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। नामकरण में चेंजिंग है, बाकी सारे कार्य जो है उसी तरह से वर्क करता है। तो नाम के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है नाम को लेके बड़ी मिथ्याएं चल रही, बड़ी लड़ाई चल रही है। कुछ लोग जो बोल रहे हैं आकाश को मेटल क्यों कह रहा है सब, ये गलत है, तो ये सही है, तो इस पे हमें नहीं जाना है। इसके मुख्य जो जो वर्क हो रहे हैं उस वर्क पे हमें काम करना है कि कितना सटीकता के साथ आपके साथ मैचिंग हो रहा है, कितने सटीकता के साथ आप किसी का डायग्नोस बना पा रहे हैं, कितने सटीकता के साथ आप उसको ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे चाइनीज में जो टिशियम है वो एक्चुअली चाइना का है तो इंडिया का कंसेप्ट। डेवलप चाइना ने किया, तो जिसने चाइना ने किया वह अपना क्या कर लिया, कॉपीराइट ले लिया। तो टिशियम में इसे जो है मेटल नामक शब्द से प्रयोग किया जाता है। और इसके जो ऑर्गन हमारे शरीर में बनते हैं वह बनता है आपका लंग्स, वह बनता है लार्ज इंटेस्टाइन, वह बनता है माँ का गर्भाशय। यानी आपके शरीर के वह स्थान जो खाली हो, जो स्पेसियस हो, जिसमें एक जगह बनी हुई है। तो पंच तत्व की उत्पत्ति में जब प्रकृति का निर्माण हुआ होगा तो पहला एलिमेंट क्या हुआ होगा, वह स्पेस बना था। स्पेस है तभी प्रकृति आई। जैसे अभी चंद्रमा ले लीजिए, मंगल ले लीजिए, वहां पे क्या है, पांचों तत्व उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहां पे जीवन नहीं है। पांच तत्व उपलब्ध हो जाते तो जीवन वहां पे संभव हो जाता। तो सेम कंडीशन में जब हम लोग बात करते हैं अपने शरीर के अकॉर्डिंग, तो हमारे शरीर में पांच तत्व है, और इस पृथ्वी जो ग्रह है इस गोले पे जो है पांचों तत्व उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पे जीवन उपलब्ध है। और पांच तत्वों में एक तत्व भी आपका कहीं पे भी घट गया, कम हो गया, तो वहां पे जीवन संभव नहीं होगा। जैसे चंद्रमा का भी चंद्रयान गया हुआ था तो क्या क्या निकाल कर आया, तो वहां पे स्पेस है, और क्या है, मिट्टी के कण हैं, धूल है, गड्ढे हैं, दो तत्व बना। तीसरा क्या है, जहां पे वहां पे नहीं है, तो तीसरा जो जो नहीं है वह है आपका वायु। वायु की उपलब्धता चंद्रमा पे है, नहीं है। जल की उपलब्धता है, अग्नि की उपलब्धता है, तो दो उपलब्ध हैं, तीन गायब। तो प्रकृति में यदि किसी भी तत्व की ऊर्जा इन पांच में से एक भी गायब होगा तो जीवन वहां पे संभव नहीं होगा। यदि पांचों के पांचों उपलब्ध हो जाते हैं तो जीवन वहां पे संभव होना, हो सकता है कि वहां जीवन संभव हो जाए। तो जब हमारी सांसें चलती हैं, यानी जब हम अपने इस जीवित अवस्था में हैं, तो हमारे पांचों तत्व जो है वह कार्य कर रहे हैं। इस कारण से जो है हम और आप क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, अपने इस भौतिक जीवन को जी रहे हैं। तो पांच तत्वों में पहला तत्व बनता है, वह बनता है आकाश।
अब प्रकृति के निर्माण में भी आकाश है और हमारे भी निर्माण में आकाश है। वह आकाश कहाँ पे आता है? तो हमारी संरचना कहाँ हो रही है? तो हमारी संरचना माँ के गर्भ में हो रही है। तो पहला आकाश तत्व जो बनता है वह बनता है माँ का गर्भाशय, जहाँ पे हमारी संरचना बन रही है, हमारा क्रिएशन हो रहा है। तो आकाश तत्व का पहला ऑर्गन नोट कर लीजिए, वह ऑर्गन आपका बनता है माँ का गर्भाशय। दूसरा क्या होता है? माँ के गर्भाशय में जो भ्रूण बढ़ने की पूरी प्रक्रिया होती है, तो पहला आकाश बनता है और उस भ्रूण में क्या जाता है? तो उस भ्रूण में जल तत्व की एंट्री होती है। वह जल तत्व होता है क्या? शुक्राणु और अंडाणु के रूप में। तो दूसरा तत्व हम लोग को मिला स्वयं के क्रिएशन में, जल तत्व की दूसरी एंट्री। फिर आता है यह जल तत्व जो है किस कंडीशन में माँ के गर्भाशय तक पहुंचता है? तो वह निषेचन क्रिया के दौरान, यानी मोमेंट होती है, उस मोमेंट के कारण जल तत्व की एंट्री जो है वह आपके गर्भाशय तक पहुंचती है। तो जल तत्व के बाद से अगला तत्व आपका बनता है, वह बनता है वायु। फिर इन वायु में जब मोमेंट होती है, घर्षण होता है, तो इसके बाद से चौथे तत्व की उत्पत्ति होती है, वह होती है अग्नि। बिना घर्षण के अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती। तो चौथा तत्व जो बनता है वह बनता है आपके अग्नि, क्योंकि अरबों अंडाणु और शुक्राणु जो है वहां तक माँ के गर्भाशय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां तक एक ही जाता है जिसमें हमारी निर्माण हुई है। और जो पांचवा तत्व बनता है, नेचर में आग लगने से राख बनती है, उसी तरह से माँ के गर्भाशय में जो पांचवा तत्व क्रिएशन होता है वह होता है भ्रूण। तो पांच तत्व माँ के गर्भाशय में आपके सुव्यवस्थित रूप से स्थित हुए। अब आता है माँ के गर्भाशय से बाहर निकलने के बाद से फिर ये पांचों तत्व एक्टिव होते हैं। क्रिएशन में पांच तत्व मिले, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है जोगिंदर सर, राजकुमार जी? साथ साथ ठीक है ट्रीटमेंट जी। भी आपको हम देते हैं। अब किसी का संतान उत्पत्ति में समस्या आती हो, किसी का भी, तो आप पहला ट्रीटमेंट क्या करते हैं? आप जो भी टेस्ट कराते हैं, आप उनके यूट्रस का टेस्ट कराते हैं और मेल के जो है जल तत्व यानी सीमेन का टेस्ट करवाते हैं। आप दो ही टेस्ट करवाते हैं ना, माँ के गर्भाशय का टेस्ट जी। करवाते हैं, फिर अंडाणुओं का टेस्ट कराते हैं। तो दो ही टेस्ट वहां पे भी करा रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पांच तत्वों में कौन सा तत्व जो है असंतुलित हुआ है, जिस कारण से गर्भावस्था नहीं हो पा रही है। तो वहां पे पहला तत्व असंतुलित मिलता है, माँ के गर्भाशय में क्या मिलता है? फाइब्राइड डेवलप कर गया। इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो आकाश जी। यदि एकदम नीट एंड क्लीन है, खाली जगह है, तभी तो भ्रूण का निर्माण हो सकता है। और यदि वहां पे कोई सिस्ट बन जाए, कोई फाइब्राइड बन जाए, कोई कार्सिनोमा बन जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आकाश तत्व जो होगा उसके अंदर यदि कुछ जगह घेर लिया तो आकाश उस जगह का घट जाता है। अब यहाँ पे यदि बीच में यदि हम मान के चलिए ये रख दी, तो ये जो खाली जगह था यहाँ पे ये जगह भर गया, तो इस जगह पे भर, जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक दूसरा जगह आएगा नहीं। तो जब कभी भी गर्भाशय से संबंधित या संतान उत्पत्ति से संबंधित यदि कभी कोई भी सिम्टम्स आपको देखने होंगे, जब कभी भी गर्भावस्था से संबंधित बीमारियों का यदि इलाज करना होगा, तो आप सबसे पहला एलिमेंट चेक करेंगे, वह एलिमेंट होगा आपका आकाश। फिर हम लोग चेक करते हैं जल। पैथोलॉजी में जाएंगे, इसको एलोपैथ से कनेक्ट कर रहे हैं हम आपके आकाश तत्व को। तो पैथोलॉजी में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है उनके लोअर एब्डोमेन का, जहाँ पे सिस्टिक उत्पत्ति में या फिर हमारी उत्पत्ति में पहला कारक था आकाश। तो यदि किसी को गर्भावस्था से संबंधित समस्या होती है तो वहां पे यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। फिर देखा जाता है कि इसके गर्भाशय में तो कोई दिक्कत नहीं है, या इसके फिलिपियन ट्यूब में तो कोई दिक्कत नहीं है, या इसके ओवरी में तो दिक्कत नहीं है। तो यदि यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो गर्भ से जुड़ी हुई समस्या जो है क्रिएट हो जाती है। यानी जब कभी भी गर्भावस्था से जुड़ा हुआ कोई भी केस स्टडी करना है,
तो वहां के लिए हमें सबसे पहले आकाश तत्व को देखना चाहिए। वह आकाश तत्व मिलेगा, वह आपका यूट्रस, और जल तत्व में मिलेगा मेल का सीमेन, फीमेल का अंडा। ये दो चीजों को आप देख के जो है अगला डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फिर आगे जब हम लोग आएंगे तो उस पर भी मिल जाएगा किस कारण से हुआ। अब माँ के गर्भ से जब हम बाहर आए, सिचुएशन था ये एकदम क्लियर कट चल रहा था, उत्पत्ति एकदम परफेक्ट हो गई थी, भ्रूण बन गया था। फिर भ्रूण बनने के बाद से बाहर आए, तो बाहर आने के बाद से जब हमारा जन्म होता है या फिर डिलीवरी के बाद से, वहां पे सबसे पहला जो एलिमेंट एक्टिव होता है वह एक्टिव होता है आपका विंड। और जब कभी भी वैज्ञानिक किसी भी ग्रह पे जाते हैं तो सबसे पहला क्या खोजते हैं? वायु। विंड को ही खोजते हैं। आकाश, आकाश तो ऑलरेडी उपलब्ध है भाई, आकाश क्यों खोजेंगे? विंड ऑक्सीजन, को ऑक्सीजन। वह सबसे पहले विंड को खोजते हैं, यानी वहां पे वातावरण संभव है या नहीं, वहां पे जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो जो आपके तत्व हैं वह तत्व उपलब्ध है। क्योंकि जब वातावरण बनेगा तो आपके सारे तत्व उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे। तो जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए तो यहाँ पे पहला एलिमेंट जो नेचर का एक्टिव होता है वह होता है आपका विंड। वह विंड कैसे एक्टिव होता है? वह आपके सांस के द्वारा फेफड़े तक पहुंचता है। अब फेफड़े तक जब पहुंचता है तो वहां पे पहला आपका जो गर्भावस्था के दौरान एंट्री हुई थी, सेकंड स्पेस यहाँ पे आके एक्टिव होता है। तीन स्पेस आपको बताए थे, पहला आपका गर्भावस्था या गर्भाशय, दूसरा जो था आपका लंग्स, तीसरा था आपका लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे अब जस्ट माँ के गर्भ में गए तो पहला एक्टिव हुआ, माँ के गर्भ से बाहर आ रहे हैं तो दूसरा तत्व एक्टिव हो रहा है। वह एक्टिव हो रहा है क्या? तो वह एक्टिव हो रहा है आपका नेचर में वायु, शरीर में आप शरीर में जो आपका एक्टिव होता है वह होता है पहला आकाश, लंग्स, फेफड़ा। कहाँ से जाता है वायु, किस रास्ते से फेफड़े तक पहुंचता है? कुछ ध्यान है? सर नोज के थ्रू। नाक के थ्रू फेफड़े तक पहुंचता है। तो जो फेफड़े में ऑक्सीजन जाता है तो आपका फेफड़ा क्या होता है सर? फैलने लगता है। तो जब आपका फेफड़ा फैलता है उस कंडीशन में आपको क्या होता है? बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, दर्द होता है। वह दर्द क्या इंडिकेट करता है? सब वह बच्चे रोते हैं। वह दर्द, वह चिल्लाना इंडिकेशन क्या करता है? विंड एलिमेंट एक्टिवेट हो गया। क्या एक्टिव करता है जोगिंदर सर? फायर। आप जिंदा हैं, आपके पांचों तत्व एक्टिव, यह इंडिकेशन होता है। पांच तत्व में माँ के गर्भ से बाहर आए तो पहला एक्टिव हो गया, वायु एक्टिव हो गया, यानी आप जिंदा हैं, प्राण वायु आपके फेफड़े तक पहुंच गई। तो जब बच्चा रोता है ना, वह केवल दर्द के कारण रोता है, रोने का और दूसरा कारण नहीं। तो पहले तत्व की ऊर्जा क्या बनी? दर्द किस कंडीशन में मिलता है? जब आपके पास उदासी आती है, जब आपके पास पीड़ा होती है। तो आकाश तत्व की ऊर्जा क्या बनेगा? सैड। सैड। बिना उदासी, बिना पीड़ा के आप रोते हैं कभी? बिना तकलीफ के कभी रोते हैं? तो जब आपका आकाश तत्व संतुलित रहेगा तो आप रोइएगा नहीं, और जब आपका आकाश तत्व असंतुलित हो जाएगा तो आप रोना शुरू कर दीजिएगा। नोट कर लीजिए, यानी जब कोई भी इंसान रोते हुए मिल जाए तो उसके आकाश तत्व पे हमें काम करने की जरूरत है, यानी उसके पहला फेफड़े पे करने की जरूरत। अच्छा, साथ साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। विंदर जी, रामदास सर, समझ में आ रहा है? आ रहा है ही आ रहा है, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। हाँ, क्योंकि आएगा, जहाँ आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तुरंत पूछ लीजिएगा। हम इसलिए, क्योंकि है बहुत लंबा सब्जेक्ट, पंचतत्व बहुत बड़ा।
तो इसको जो है लघु बनाए हैं, तो लघु में हम डायरेक्ट ये सोचे हैं ना कि उसको सीमित करके वो सारी चीजें आपको एक साथ देने, ताकि वो कनेक्टिविटी आप बनाते जाइए और आसानी से समझना शुरू कर दीजिए। ये बीमारी है तो किस एलिमेंट से संबंधित है, या लक्षण है तो किस एलिमेंट से संबंधित है। अब मैटर आता है कि रोना शुरू, यानी आकाश तत्व की ऊर्जा उसकी क्या हो गई, तो सिकुड़ी हुई थी, फैल गई। फेफड़ा चपका हुआ था माँ के गर्भाशय में, और जो ऑक्सीजन ने पहुंचा वो फेफड़ा फैल गया। अब फेफड़ा फैलने के कारण ही उसे दर्द हुआ। दर्द होने का एक ही रीजन है, फेफड़ा फैला, और उस फेफड़े के फैलने से उसको काफी देर तेज जो है दर्द हुआ, और वह दर्द जो है उसे रोने पे मजबूर किया। यानी जब कभी भी किसी भी इंसान का आकाश तत्व असंतुलित होगा तो वह रोना शुरू कर देगा, या उसका फेफड़ा ज्यादा फैल जाए या फेफड़ा उसका सिकुड़ जाए। यदि बैलेंस अवस्था में है कोई दिक्कत नहीं होगी, आदमी नॉर्मल रहेगा। और यदि वह एक्सेस फैल जाए या एक्सेस सिकुड़ जाए या घट जाए या बढ़ जाए, उस कंडीशन में वह इंसान रोना शुरू करेगा। रोना जो होता है वह एक प्रकार की सैड एनर्जी है, दुख की एनर्जी। पूरे नेचर को, प्रकृति को क्या आकाश ने कवर किया हुआ है चारों तरफ से, उसी तरह से हमारे पूरे शरीर को जो कवरिंग किया हुआ है वह हमारा स्किन कवर किया हुआ है। जितनी स्किन दिख रही है तो यह स्किन हमारे पूरे शरीर की कवर की हुई है। तो आपके पूरे शरीर के स्किन का संबंध आपके आकाश तत्व से होता है। पूरे स्किन का संबंध, सर से लेके नाखून तक एक कहीं ऐसा पार्ट नहीं है जहां पे स्किन नहीं है। तो जितने भी स्किन हैं उनका संबंध जो बनेगा वह आपके स्किन का संबंध आपके आकाश तत्व से बनेगा। अब कोई भी स्किन से संबंधित रोग को लेके आता है, कोई भी इंसान स्किन से संबंधित समस्याओं को लेके आता है, तो उसका इलाज हम कहाँ करेंगे या फिर क्या समझेंगे। स्किन रिलेटेड समस्या यदि होती है तो उस इंसान का आकाश तत्व जो है असंतुलित हो गया। तो जब कभी भी स्किन से संबंधित समस्या किसी को पाई जाएगी, वह इंसान हमेशा उदास पाएगा। चाहे उसे बीमारी, नोट करिए स्किन में क्या क्या हो सकती है ताकि वह जो है आकाश एक असंतुलन की स्थिति बने। चाहे एक्जिमा हो, सिरोसिस हो, ये सारी बीमारियां क्या है, स्किन से रिलेटेड है। एक्जिमा हो, सिरोसिस हो, एक्जिमा हो, सिरोसिस हो, लिकोडर्मा हो, इचिंग हो, दाद हो, खुजली हो, अल्टिकेरिया हो, दाद हो, खुजली हो, अल्टिकेरिया हो, तो इनका संबंध आपके आकाश तत्व से है। जब कभी भी किसी भी केस में स्किन रिलेटेड समस्या आपको मिलनी शुरू हो जाए तो आपको ट्रीटमेंट कहाँ करना होगा, तो ट्रीटमेंट अपने आकाश तत्व पे करना होगा। चाहे आपको एक्जिमा हो जाए, चाहे आपको सिरोसिस हो जाए, चाहे आपको जो है लिकोडर्मा हो जाए, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट आकाश को बैलेंस करना। दूसरा, इस आकाश के अंदर, इस आकाश जो माँ का गर्भाशय था, उस आकाश के अंदर जब गर्भ की उत्पत्ति हुई तो वह किस कारण से हुई, तो वह मैथुन क्रिया से गर्भ की उत्पत्ति हुई। तो जब कभी भी मैथुन क्रिया से संबंधित समस्याएं यदि आती हैं तो उन सभी समस्याओं का कारण क्या बनेगा, वह आपका आकाश तत्व बनेगा। मैथुन क्रिया जो होती है वह कई प्रकार की होती है, शारीरिक यानी भौतिक हो गया, और दूसरा जो है मेटाफिजिकली हो गया, पराभौतिक हो गया। किसी को देख के उस पे कटाक्ष करना, किसी को देख के कुछ बोलना, उसके रूप रंग लावण्य को देख के सोचना, ये सब के सब जो है मैथुन क्रिया के ही अंतर्गत आता है। तो मैथुन क्रिया से संबंधित कोई समस्या आती है यानी उस इंसान का आकाश तत्व असंतुलित हो गया। चाहे अब इसे एलोपैथ की भाषा में यदि हम चलते हैं
तो एक्सेस डिजायर हो गई, या इम्पोटेंसी हो गई, या इनफर्टिलिटी हो गई, या अर्ली इरेक्शन की समस्या हो गई, या एक्सेस डिजायर की समस्या हो गई। तो इन सब का संबंध जो बनता है वह आपके आकाश तत्व से बनता है। जब आपका आकाश तत्व असंतुलित हो जाएगा तो आपको मैथुन क्रिया से संबंधित समस्याएं देखने को पाई जाएगी। तब आप देखेंगे एलोपैथ के जितने भी डॉक्टर मिलेंगे तो उनके जो एमबीबीएस करने के बाद से जब एमडी करते हैं ना, तो एक साथ स्किन एंड गुप्त रोग विशेषज्ञ बनते हैं। वाच किए हैं? किसी भी एमडी डॉक्टर के जाइएगा, देखिएगा जो इस डर्मालॉजिस्ट होंगे, तो डर्मोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट ये दोनों एक साथ उनकी पढ़ाई होती है। एलोपैथ में जो एमडी होते हैं डर्मा डर्मा के, तो डर्मा डर्मा और सेक्स दोनों को एक साथ, और जहां पे भी आप देखिएगा तो स्किन रोग विशेषज्ञ एंड गुप्त रोग विशेषज्ञ उनके बोर्ड पे लिखा हुआ पाया जाता है। कहीं देखे हैं जोगिंदर जी? बात करिए दे, ध्यान से। देखे हैं क्यों? ये। कभी सोचे कि भैया ये तो स्किन को देख रहा है तो सेक्स को क्यों देख रहा है? इसका वो कारण माइंड है वह आकाश तत्व पे ही काम कर रहा है। आकाश तत्व का डायरेक्ट संबंध आपके सेक्स से होता है। और एलोपैथ ने वही व्यवस्था एक साथ बना के उनको दे दी है। बाकी एलिमेंट की एंट्री होगी, लेकिन एक आकाश के कारण एलोपैथ को कनेक्ट इसलिए कर दिए ताकि आसानी से आप समझ पाइएगा। तो जब जब आपके स्किन रिलेटेड समस्या होगी, यानी आपको सेक्सुअल रिलेटेड समस्या होगी, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कनेक्टिविटी जोड़ते जाइएगा। ये कनेक्टिविटी जोड़िएगा ना तो सारा का सारा डायग्नोस आपके एकदम एक जुबान पे आ जाएगा, एक कुछ भी क्लू दिखेगा तो। इसके अलावा आपके पूरे शरीर के हेयर का संबंध जो होता है वो आपके आकाश तत्व यानी मेटल एलिमेंट से ही होता है। आपके शरीर के जितने भी हेयर हैं, केवल सर के बाल को छोड़ के, सर के बाल को छोड़ दिया जाएगा, इस एरिया को, केवल इतने एरिया को छोड़ा जाएगा। आपकी आईब्रो, आपकी मूछें, आपकी दाढ़ी, आपके बगल के बाल, आपके चेस्ट रीजन के बाल, आपके पैरों के बाल, आपके हाथों के बाल, आपके जेनाइटल के हेयर, इन सब का संबंध जो होता है वह आपके आकाश तत्व से होता है। जब आपका आकाश तत्व संतुलित हो जाएगा तो आपके हेयर का ग्रोथ या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या तो एकदम समाप्त हो जाएगा। असंतुलन की स्थिति में क्या होता है, या तो बढ़ गया या तो घट गया। तो जब आकाश तत्व की यदि हेयर रिलेटेड समस्या आप देख रहे हैं, बहुत सारे केस आते हैं कि बहुत ज्यादा जो है उनके दाढ़ी मूछ बन गया। मेल है तो दाढ़ी मूछ है, फीमेल है तो उनको भी दाढ़ी आ जाती है, तो उनका आकाश तत्व ही असंतुलित होता है। उस कंडीशन में उन्हें दाढ़ी मूछ आती है। अब फीमेल को यदि दाढ़ी मूछ आ रही है तो आप लोग थोड़ा सा बताएंगे कि उस फीमेल के किस ऑर्गन में समस्या रही होगी, किसको दाढ़ी मूछ आया, या काश का ही है? यूट्रस में। यूट्रस में होता है। यूट्रस में क्या हुआ होगा? या तो सिस्ट है, या तो फाइब्राइड है, या तो कार्सिनोमा। अब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में आएंगे तो क्या मिलेगा? उस महिला का अनियमित मासिक चक्र, इसलिए उसके चेहरे पे क्या आए हुए हैं? बाल आए, इसलिए उसको मूछें आई हुई। बहुत सिंपल है। दूसरा दूसरा एलिमेंट ऐड करिए, सॉरी दूसरा ऑर्गन ऐड करिए। केवल आपने किसी का चेहरा देखा, कोई महिला का चेहरा देखा, उस चेहरे पे बाल का ग्रोथ एक्सेस हुआ, तो वहां पे क्या दिख रहा था आपको? रुकावट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वहां पे स्टॉक की हुई है। दूसरा था आपका लंग्स। पहला माँ का गर्भाशय, दूसरा लंग्स। अब यहाँ पे लंग्स से मतलब ये होगा कि उन्हें श्वसन से संबंधित समस्या पाई जाएगी। अब इसमें क्या होगा? जिस किसी को दाढ़ी मूछें आई होंगी तो आकाश तत्व की ऊर्जा जो है यहाँ पे क्या हो गया? असंतुलित हो गया।
तो जब आकाश एक्टिव हुआ था उस कंडीशन में बच्चा क्या किया था? बच्चा क्या किया था जादव सर? बच्चे की आवाज निकली थी, रोया था। अब जिस किसी भी पर्सन के फेस पे एक्सेस हेयर ग्रोथ हो गया तो उसकी आवाज कैसी हो जाएगी? बच्चा रोया था तो क्या हुआ, हॉस्पिटल में रोया, 3rd फ्लोर पे नीचे तक सुनाई दिया कि बच्चे ने जन्म ले लिया, यानी उसकी आवाज में लाउडली हो जाएगी, उसकी आवाज तीखी हो जाएगी, आवाज उसकी तेज हो जाएगी। धीरे से ही बोलेगा तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देगी। और क्या होगा, जब कोई रोता है तो आपके कानों को क्या होती है? आपके कान इरिटेट होते हैं? इरिटेट नहीं होते हैं? होते हैं। अब जब दाढ़ी मूछ आ गई तो उसकी आवाज में क्या होगा? तीव्र हो जाएगी और आवाज में रूखापन आ जाएगा और उसके व्यवहार में भी रूखापन आ जाएगा। आकाश तत्व का जो ऊर्जा मेटाफिजिकली में अब आएंगे तो इसका जो ऊर्जा होता है वह होता है ड्राइनेस, सूखा। आकाश तत्व की जो ऊर्जा होती है वह होती है सूखी या ड्राई। इसकी आवाज हो गई तीव्र और उसका व्यवहार हो जाएगा रूखा। उसके स्किन हो जाएंगे कैसे? अब स्किन का संबंध आपका ड्राई। हाँ, ड्राई। स्किन भी हो जाएंगे ड्राई। आसानी से कनेक्टिविटी बन पा रही है? तो यदि कोई भी इंसान आए और वह कहे कि पूरा स्किन जो है ड्राई हो रहा है भाई आज मेरा, तो समझ जाइए कि इसका आकाश तो क्या हो गया है? घट गया। अब यह उदास भी है, सिंपल है। एक ड्राइनेस आपने देखा तो इसका आवाज में क्या हो जाएगा? खुरदुरापन आ जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगा। स्किन ड्राई है, आवाज ड्राई हो जाएगा और इससे इसके स्किन में क्या होगी? कहीं ना कहीं इचिंग होगी, खुजली करे। ड्राई है, ड्राइनेस आ गई, खुजली हो रही है। तो आकाश तत्व के कुछ बीमारियां समझ में आ रही हैं, कनेक्टिविटी। अब आकाश का अगला क्या होगा? आकाश के अंदर एंट्री वायु ने किया था और वायु का रास्ता क्या था? नोच। नाक के द्वारा ही तो लंग्स तक पहुंचा था आपका ऑक्सीजन। तो नाक तक ऑक्सीजन पहुंचने का रास्ता जो था आपके आकाश को एक्टिव करने का, यानी उसके नाक से संबंधित समस्या उसे अक्सर पाई जाएगी। अब नाक से संबंधित समस्या क्या होगी? कुछ याद आ रहा है किसी को? तो स्मेल। साइनस। स्मेल का मन क्या हुआ? साइनस हो गया। नाक में इचिंग हो रही है, बार बार नाक को खुजली कर रहा है। नाक में ड्राइनेस। ड्राइनेस आ गया तभी तो खुजली कर रहा है, ड्राइनेस आ गई। साइनोसाइटिस हुआ। नाक में उंगली कर रहा है, पपड़ी नुमा जो है उसके नाक से जो स्राव निकलते हैं अक्सर पपड़ी नुमा बन रहा है, तो नाक को रगड़ रहा है बार बार, नाक में उंगली करके निकाल रहा है, यानी उसका आकाश तो क्या हो गया? असंतुलित हो गया। आकाश तत्व का संबंध जो बनता है वह बनता है आपके स्पेस है, खाली जगह है। और यह खाली जगह कहाँ है? ऊपर, सर के ऊपर ही तो खाली जगह है। बाकी आपके स्किन के बाहरी लेयर में खाली जगह जो आपकी स्किन बन रहा है ये आकाश के अंतर्गत आ रहा है। तो आकाश के अंतर्गत ही आती है आपकी मेमोरी क्षमता, आपके ब्रेन से संबंधित, आपके सोचने से संबंधित, आपके विचार से संबंधित, आपकी याददाश्त से संबंधित जितने भी तत्व मिलेंगे वह आपके आकाश तत्व के अंतर्गत आते हैं। किसी भी विषय वस्तु को लंबे समय तक याद करके रखना, ये किस कंडीशन में आप रख सकते हैं? जब आपके, सिंपल है, आपके
लैपटॉप है, आपकी मोबाइल है, और उस मोबाइल में जब स्पेस रहेगा तभी आप किसी फोटो को क्लिक करके रख सकते हैं। और जब आपका स्पेस भर जाएगा तो क्या करेंगे? फोटो क्लिक होगा तो आप जल्दी जल्दी रिमूव करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। तो सेम कंडीशन, जब आपके आकाश तत्व की ऊर्जा संतुलित रहेगी तो आपके पास आपकी मेमोरी, आपका याददाश्त शक्ति बहुत ही तीव्र पाया जाएगा। इस लेवल में तीव्र होगा कि जो इंटेलिजेंसी होती है ना, सोचने की क्षमता, आईक्यू लेवल जितना आप सोच रहे हैं, ये सब के सब आकाश तत्व के ही अंतर्गत आते। सिंपल है। आपकी मोबाइल की मेमोरी भर गई, कोई स्पेस नहीं है, आप कोई फोटो क्लिक नहीं कर सकते हैं, कोई भी व्हाट्सएप अच्छे से नहीं चला सकते, आपका मोबाइल हैंग करने लगेगा, इधर की चीजें उठा के इधर पटकेगा, उधर की चीजें उठा के इधर पटकेगा। तो सेम कंडीशन, जब आपके शरीर का आकाश तत्व यानी आपका लंग्स की ऊर्जा घट जाए, आपके लार्ज इंटेस्टाइन की ऊर्जा घट जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपकी याददाश्त शक्ति क्षीण हो जाएगी। आप बोलते हैं लोग ना कि याद नहीं रहता है, तब याद नहीं रहता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? किस एलिमेंट पर ट्रीटमेंट करिएगा? तो उसके आकाश तत्व को बढ़ा दीजिए। अब वास्तु में थोड़ा सा यहीं पे इंडिकेशन देते हैं आपको। बच्चों, क्योंकि सब जितने भी लोग हैं सब अपने बच्चे के लिए चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, पढ़ने में बहुत होशियार हो। अब आपके बच्चे के आसपास के एनवायरनमेंट यदि भरा हुआ रहेगा तो क्या उसकी याददाश्त शक्ति स्ट्रांग होगी? जवाब दीजिए। राजकुमार जी, आप अपने स्वयं को देखिए, अपने बच्चे को देखिए। क्या आपका बच्चा या आप स्वयं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पूरा भर के रखेंगे, और उस भरे हुए एनवायरनमेंट में जब आप स्टडी करेंगे, क्या आपको वो सारी चीजें याद आएंगी? नहीं। नहीं। उसे आप अच्छे से पढ़ के मेमोरी में सेव कर पाएंगे? नहीं सर। तो रेमेडी निकाल लीजिए आप लोग। आपके जिसके जिसके बच्चों की याददाश्त शक्ति क्षीण हो रही है या आपकी याददाश्त शक्ति क्षीण हो रही है, तो जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? खाली होना चाहिए। खाली। खाली होना चाहिए सर। खाली होना, यानी उस बच्चे के सर के ऊपर या आप जहाँ पे बैठे हैं उसके ऊपर कुछ वेटेड सामान ना हो। आपके आसपास के एरिया में कुछ वेटेड सामान, वेट से मतलब नहीं है, होता है ना कॉपी किताब कपड़ा लत्ता सब वहीं पे फेंके हुए हैं, वहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपकी याददाश्त शक्ति क्षीण होगी, आप ठीक। अपने जो मेमोरी कैपेसिटी आपकी वो घट जाएगी। रेमेडी मिल गई। जी। अब कोई केस आए आपके पास और आपसे कहे कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है, पढ़ता तो है, इसे याद नहीं आता है, तो आप क्या रेमेडी दीजिएगा? आकाश पहले उस तत्व। बच्चे के आकाश तत्व को ढूंढिएगा। तो आकाश तत्व में सबसे पहले क्या क्या ढूंढिएगा? उसके फेफड़े को, उसके नाक को, उसके स्किन को, उसके एनवायरनमेंट को। कहाँ कहाँ ढूंढे? फेफड़े को ढूंढने का मतलब, क्या उस बच्चे को सर्दी खांसी रहती है क्या? क्या उस बच्चे को कफ की अधिकता रहती है क्या? सिंपल है, सिंपल से क्वेश्चन होंगे। आपके फेफड़े का संबंध, जो बीमारी आती है वह आता है खांसी, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, सूखी खांसी, गीली खांसी, जितने आ रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल डायग्नोस बनाइए। आप उस बच्चे के मदर फादर जो भी हैं, आप स्वयं, आप खुद हैं, अपने आप से पूछिए, उस बच्चे से पूछिए कि क्या आपको कफ की अधिकता रहती है? क्या आपको बार बार खांसी आती है? नोट करते जाइए क्वेश्चन है, ताकि उस समय जो है आसानी से डायग्नोस करने में आसान हो जाएगा, ट्रीटमेंट देने में भी सरल हो जाएगा। यदि किसी को मेमोरी से संबंधित समस्या लेके कोई आपके पास आए, या आप स्वयं हैं, आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है, भूल जा रहे हैं, तो आपका भी रेमेडी यही बनेगा कि यदि आपको पहला लंग्स था, दूसरा आपका लार्ज इंटेस्टाइन था, आकाश तत्व का पार्ट, तो पहला में यदि आपको कफ की अधिकता पाई जाएगी, बार बार खांसी होती है क्या, सर्दी होती है क्या, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, क्या आपको कब्ज होती है? सिंपल है।
क्या आपके मोशन सही टाइम पे नहीं होते हैं, क्या आपके स्टूल पास करने में समय ज्यादा लगता है। ये 3 चीजें पूछ लीजिए। पहला, कफ, खांसी, कब्ज, कितना समय स्टूल पास करने में लगाता है। ये 3-4 चीजें पूछ लेंगे, इतने पे उसका डायग्नोस बन के निकल जाएगा। अब कोई कहे कि नहीं हमारा बच्चा तो आधे घंटे स्टूल पास करने में लगाता है, या हम स्वयं जो है आधे घंटे जो है हमें स्टूल पास करने में लगता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी और इसमें ऐड होगा, भी आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजें मिलेंगी। तो यदि आपका स्टूल करने की टाइमिंग में ज्यादा समय लग रहा है तो आपका आकाश तत्व ये असंतुलित। यदि आपको कफ ज्यादा बन रहा है तो आपका आकाश तत्व असंतुलित है। उस कंडीशन में आपकी मेमोरी क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और आप लाख दवा खिलाते रहिएगा, लाख ट्रीटमेंट करते रहिएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं मिलने वाला। क्या रिजल्ट देंगे, तो पहले उस कफ को ठीक करेंगे, उस कब्ज को ठीक करेंगे, उस खांसी को ठीक करेंगे, फिर जो है हम अगला ट्रीटमेंट करेंगे। स्वतः हमारी मेमोरी क्षमता जो है वृद्धि कर जाएगी। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा वृद्धि करने में, कुछ दिन लगेंगे, 1 से 2 दिन लगेंगे, आपको यादाशक्ति क्षीण हो जाएगी। अब आप स्वयं अपने आप से वाच करिए। जिस दिन आपको मोशन क्लियर नहीं होता है, यानी आपका आकाश क्लियर नहीं होता है, क्या उस दिन आपका मस्तिष्क अच्छे से वर्क करता है। उलझन रहती है सर। डिप्रेशन में। यानी नहीं हो आपका आकाश साफ ही नहीं हुआ, आकाश क्लीन नहीं हुआ, वहां पे भरा हुआ है। उस कंडीशन में आपका जो ऊपर, क्योंकि छत है ना, पूरे ऊपर ऊपर आपका आकाश भरा पड़ा है, यानी हमारे शरीर का अपर पार्ट जो है आकाश में आ रहा है, ब्रेन हमारा आकाश के अंतर्गत आ रहा है। यानी आप उस दिन कंप्लीट मानसिक रूप से परेशान पाए जाएंगे। बहुत ज्यादा परेशान जी, दिमाग वही रहता है, कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं वहां ना आ जाए। ठीक। अब उस समय यदि आपसे कहा जाए कि आप ये पढ़ के आप इसे जो है याद कर लीजिए, तो आपको याद होगा, नहीं। आपको पढ़ने में मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा किसी का, नहीं लगेगा। आप तुरंत वहां से विरक्ति पैदा करिएगा। ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें आकाश को पहले खाली करना है, मेमोरी को इंक्रीज करना है, इंटेलिजेंट बनना है, इंटेलिजेंट बनाना है। तो जो आकाश आपने भरा हुआ है, वह आकाश अपने कब्ज से भरा हुआ है, अपने स्टूल से भरा हुआ है, कफ से भरा हुआ है। तो इस कफ को साइड करिए, स्टूल को क्लीन करिए, तब जाके आपकी मेमोरी क्षमता बहुत स्ट्रांग होगी। और जब तक यह कफ बना हुआ है, जब तक आपको कब्ज बना हुआ है, कफ और कब्ज है, तब तक आपकी याददाश्त शक्ति स्ट्रांग नहीं होगी। खूब रट्टा मारिएगा, सुबह भूल जाइए। खूब रट्टा मारिएगा, खूब याद करिएगा, मेहनत तो करने में कहीं कमी नहीं कर रहा, लेकिन जो सुबह होगा वह सारी चीजें डिलीट, याद नहीं। समस्या का समाधान बना। जी। अब आ जाइए। आकाश तत्व का जब स्वाद में जाएंगे तो आकाश तत्व का संबंध जो बनता है वह बनता है खुले में भोजन करना, स्पाइसी फूड फूड ग्रहण करना, तीखा मिर्च मसाले वाला फूड ग्रहण करना, तीखा स्पाइसी, वह भी खुले में। अब कोई याददाश्त शक्ति या मेमोरी को लेके आपके पास आता है और वह यह कहे कि मेरी मेमोरी क्षमता बढ़ाने का कोई पॉइंट बता दो, तो जो इंसान खुले में भोजन ग्रहण करने के लिए जाता है, यानी क्योंकि आप अपने घर में भोजन ग्रहण करेंगे तो खुले में तो जाकर करिएगा नहीं, आप डाइनिंग टेबल पर भोजन ग्रहण करिएगा। खुले में किस कंडीशन में करिएगा, तो यदि आप स्ट्रीट फूड का ग्रहण करते हैं, स्ट्रीट फूड कैसा होता है, खुले में।
कैसा होता है सर? स्पाइसी 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 और खुले में। खुले में है, स्पाइसी है। भीड़ लगी पड़ी है, यानी लोगों की मेमोरी क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? गेटिव डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो रहा है सर एफिशिएंट है वहाँ, उसका। मेमोरी क्षमता क्या हो रही है? कम होगी। कम है। आकाश तत्व के जो लोग होते हैं यह होते हैं चौकोर चेहरे के। तो चौकोर चेहरे से संबंधित जितने भी लोग मिलेंगे उनके नेचर में यह गुण पाया जाए। बहुत सिंपल, सरल, आसान तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए। चेहरा चौकोर होगा, हाइट लंबी होगी, क्योंकि आकाश जब रहेगा तो खुली क्या मिलेगा, खुला जगह मिलेगा। तो जब खुली जगह मिलती है तो हाइट में इंक्रीज होता है। तो जिसका हाइट लंबा होगा, छाती चौड़ी होगी, क्योंकि जब हाइट बढ़ेगा तो ये भी चौड़ा होगा, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। हाथ पैर लंबे होंगे, चेहरा चौकोर होगा। तो यह लोग जो होते हैं यह आपके आकाश तत्व से संबंधित होते हैं। अब इस टाइप के कोई लोग हैं तो इनके अंदर यह सभी गुण पाए जाएंगे। क्या क्या मिलेगा? ड्राइनेस मिलेगा, रोना, उदास होना, ये सारे लक्षण इनके अंदर पाए जाएंगे। ये आकाश के अंदर जो लंग्स आ रहा है उसका जो रास्ता बन रहा है वो बन रहा है आपका नाक। तो जिस किसी इंसान का आकाश तत्व तो बैलेंस रहता है उसके सूंघने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है। और जब आकाश तत्व घट जाता है उस कंडीशन में उसके सूंघने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अब ये मैटर कैसे है, इसको इंक्लूड करिएगा। तो कुछ लोगों को इत्र, स्प्रे, सेंट सूंघने की आदत होती है। अब कुछ को इत्र, स्प्रे, सेंट लगाते ही छींक आती है। जो उस गंध में गए तो गंध में जाते ही इन्हें छींक आना शुरू हो जाता है। और किसी किसी को बड़ी अच्छा लगता है। तो सूंघने की क्षमता आकाश तत्व के पास रहता है। जो भी इंसान सूंघने में स्ट्रांग है उसका आकाश तत्व बहुत ही स्ट्रांग। और आकाश तत्व की जो दिशा होती है वह दिशा होती है पश्चिम। और आकाश तत्व के जो ग्रह होते हैं वह ग्रह बनते हैं आपके शुक्र। तो याद करिए, शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए क्या रेमेडी दिया जाता है? शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए रेमेडी कोई दिया जाता है एस्ट्रोलॉजी में? कोई भी तो एस्ट्रोलॉजी के इर्द गिर्द घूमे होंगे, कोई बताएंगे? लक्ष्मी जी की लगाने के पूजा। लिए इत्र या सेंट, राय इत्र सेवा। या सेंट। तो यदि आपको स्प्रे लगाने से एलर्जी होती है तो आपका आकाश तत्व असंतुलित हो गया है। और स्प्रे लगाने से आपकी एनर्जी आपके लंग्स पे, आपको छींक नहीं आती है, आपको इचिंग नहीं होती है, आपको पसीने नहीं आते हैं, तो आपका आकाश तत्व संतुलित, यानी आपका शुक्र ग्रह संतुलित है। और शुक्र ग्रह किसका कारक है? शुरू शुरू में हम लोग पढ़े थे कि आकाश तत्व के अंतर्गत ही आपकी मैथुन क्रिया आती, आकाश तत्व के अंतर्गत ही आपकी भोग विलासता आ रही। और शुक्र कारक किसके हैं? आपकी लग्जरियस लाइफ के, आपकी भोग विलासता के, आपकी मैथुन क्रिया के कारक। किसी को सेंट मार के उसके आकाश के बारे में पता लगाया जा सकता है? या आपके ऑफिस में यदि अगरबत्ती की सुगंध सुगंधित कर रही है और कोई आके कहे कि भैया अगरबत्ती बंद करो मुझे एलर्जी होती है, यानी उस बंदे का आकाश तत्व तो क्या हुआ है? घटा हुआ है। कमजोर है।
यानी उसकी लग्जरियस लाइफ घट गई है, वह परेशान होना शुरू हो गया। तो आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए एक रेमेडी, एक ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अपने वातावरण को सुगंधित बनाकर रखें। और आपके अंदर यह यदि क्षमता है कि वह सुगंध किस तत्व का है, वह सुगंध किस तत्व का है, यानी वह सुगंध किस चीज का है, चमेली है, गुलाब है कि क्या है, आप यदि उसके बहुत सूक्ष्म लेवल से यदि आपकी जानकारी हो रही है तो आपका आकाश तत्व बहुत ही विस्तृत है। बैलेंसिंग आकाश धन का कारक भी होता है, क्योंकि शुक्र भोग विलासता, लग्जरियस लाइफ। तो लग्जरियस लाइफ कब आएगी आपके पास? जब धन रहेगा तभी तो आएगा। धन नहीं है तो लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं? सर पर एलर्जी है तो फिर खुशबूदार एनवायरनमेंट कैसे करेंगे? जब एलर्जी है तो आपके आकाश तत्व घटा हुआ है, अपने आकाश तत्व को बढ़ाएंगे। तो तो अपनी खुश एलर्जी को, यानी अपनी एलर्जी को ठीक करेंगे, अपने कब्ज को ठीक करेंगे, अपने कफ को ठीक करेंगे, तब वो एलर्जी ठीक होगी। जब तक आपका कब्ज ठीक नहीं होगा तब तक वह आपकी एलर्जी ठीक नहीं होगी। जब तक आपके वो कफ नहीं ठीक होंगे तब तक आपकी एलर्जी ठीक नहीं होगी। तो हमें पहला ट्रीटमेंट करना होगा अपने कब्ज को ठीक करने के लिए, अपने कफ को ठीक करने के लिए। फिर जो है, हम यदि इत्र का, सेंट का यूज करते हैं तो वह सुगंधित वातावरण हमारे लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा, हमें छींक नहीं आएगी, हमें एलर्जी नहीं होगी। यदि हमें एलर्जी हो रही है तो हमारा आकाश तत्व घटा हुआ है, यह इंडिकेशन करता है। अब यह आकाश तत्व शुक्र का कारक बना, शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट किया। अब आगे नोट करिए, आपको यदि बहुत ज्यादा अवसर चाहिए, बहुत ज्यादा धन चाहिए, तो धन को रखने के लिए क्या चाहिए? फेस। जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। स्पेस। धन को रखने के लिए स्पेस चाहिए। अब यदि आपके पास स्पेस न हो तो क्या करिएगा, धन रख पाइएगा? नहीं। रेमेडी क्या बनेगा? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। घर से सारा कबाड़ा निकाल दो। हाँ, कबाड़ा निकाल दीजिए, स्पेस बना लीजिए, और अपने बॉडी के स्पेस के लिए अपने आप को सुगंधित वातावरण में रखना शुरू कर दीजिए। अब जितने पैसे वाले लोग हैं, अब यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं आपको फाइनेंस को, जितने पैसे वाले लोग हैं, क्या वह इतने महंगे इत्र का प्रयोग क्यों करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? महंगा या सस्ता जो भी हो, वह सेंट इत्र का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? जी करते हैं। क्यों? रीजन? उनके शरीर से बदबू आती है, नहाते नहीं है। लाने के लिए। वह अपने आकाश तत्व को बढ़ाते हैं। बनाते हैं। जहां तक वह सुगंध जाती है उनका आकाश वहां तक पहुंचा, यानी उस इंसान का रिप्रेजेंट वहां तक इंडिकेट कर दिया कि किसी ने तो बड़ी सुगंधित सेंट लगाया हुआ है। तो वह इंसान बैठा है एक कोने में, वह इत्र जो है दूसरे कोने में बैठे इंसान के पास जा रहा है, यानी उस इंसान का एनर्जी वहां तक ट्रांसफर हुआ। तो जितने भी अरबपति करोड़पति लोग होते हैं वह हमेशा इत्र या सेंट का प्रयोग करते हैं। वैसा नहीं है कि उनके शरीर से स्मेल आ रही है, उस स्मेल से बचने के लिए कर रहे हैं, वह अपने आकाश को इनहेंस कर रहे हैं। अब आप जितने लोग हैं अपने आप को चेक करिए, कितने लोगों के पास फाइनेंस से संबंधित समस्या है या नहीं है। यदि है तो क्या आप इन तत्वों को बैलेंस किए हैं? और यदि है तो क्या आप इन तत्वों का प्रयोग करते हैं?
एकदम रिलैक्स होकर चेक करके थोड़ा सा अनुमान लगा के बताइए तो।